नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी और तमाम दर्शकों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सर, बिहार की राजनीति में बहुत हलचल मची हुई है क्योंकि चाचे और भतीजे का मुलाकात इतना सियासी पारा हाई कर चुका है और आरजेडी की बैठक हुई चाचे भतीजे के मिलन के बाद, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि अब सरकार गिरने वाली है या फिर चाचा फिर से पलटने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये कयास लगा कौन रहा? जनता लगा रही है सर। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए तब जनता कहने लगी कि कुछ खेला हो सकता है। तमाम जो बिहार की जनता है उन्हें लग रहा है कि फिर चाचा पलटेंगे क्योंकि उनका शुरू से वही रहा है कि पलट जाना है, क्योंकि एक कहावत भी है, लत्ती के लत ना छूटा है। तो वैसा लग रहा है कि जो उनका लत लगा हुआ पलटने का, क्या वही होगा इस बार भी? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ बिहार की नहीं रही है। अभिलाषा समझने वाली बात है। और नीतीश कुमार पलटेंगे तो क्यों पलटेंगे? आरजेडी के साथ मिलने पर उनको मिलने वाला क्या है? सवाल सबसे पहला ये है, क्या नीतीश कुमार को वो सभी चीजें नहीं मिली है केंद्र के द्वारा और बिहार को तो खास करके जो बिहार ने मांगा? तो हर चीज मिला है। सर, उन्होंने जब उनको पलटना सुनिए, था पिछली बार वो केंद्र सरकार में नहीं थे, उनका कोई रोल उतना नहीं था, बीजेपी खुद बहुत स्ट्रांग थी। हाँ। लेकिन इस बार नीतीश कुमार और टीडीपी बड़े रोल में है, तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी कयास लगाना। मुझे लगेगा कि जल्दबाजी होगी। अति उत्साह में बोला गया वाक्य कोई भी सत्य नहीं होता। तो इस बार देखिए, और सबसे पहली बात, नीतीश कुमार जब पलटे हैं, सबसे पहले अगर कोई बताया तो खबर फर्स्ट बताया, पलटने वाले हैं नहीं। ये भी हम आपको अभी बता दें। अभी तक का आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन आज तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक पार्टी का किसी भी शीर्ष नेतृत्व, यहां तक कि नीतीश कुमार भी नहीं सोचे हैं कि वो नरेंद्र मोदी का दामन छोड़ेंगे। हकीकत ही है ये। बहुत लोग बोल रहे हैं, प्रशांत जी भी बोल रहे थे, सुन रहे थे। प्रशांत जी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि अब नीतीश जी फिर पलटेंगे। मुझे उसी वक्त लग गया कि प्रशांत किशोर शायद नीतीश कुमार को समझे नहीं है, बिहार की राजनीति को नहीं समझे हैं, या फिर बहुत अति उत्साह में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ताबूत की आखिरी कील अब ठुकाने वाली है, क्योंकि जमीन सर्वे जो बिहार में अभी चल रहा है, जमीन सर्वे को लेकर जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर गांव में झगड़ा झंझट हो रहा है, भाई भाई के बीच झगड़ा झंझट हो रहा है, तो उस कारण से एक तरह से तो क्या जमीन सर्वे नहीं होना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं। सर्वे जो जमीन का कराया जा रहा है वो होना बहुत जरूरी है। इससे आपको सबसे पहले 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं कि कुछ काम हर बात पे गवर्नमेंट को, वो चाहे कहीं की गवर्नमेंट हो, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि सरकार कुछ भी करे विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध करना है। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो हमेशा विरोध करते रहते हैं। मैं ये पूछता हूं कि सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? प्रशांत जी आप ही बताइए। युगो युगांतर से जमीन का जो मसला है, दूसरे की जमीन को दूसरा कोई बेच दे रहा है। सर, वो यही कह रहे हैं कि जो पहले का जमीन विवाद है 8%, 4%, जो भी जमीन विवाद तो वो जमीन विवाद अब सुलझ जाएगा सर्वे के बाद। दादा के नाम पे जो जमीन है वो उनके बेटे के नाम पे ऑब्वियसली फिट हो जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, वंशावली बनाना है, कागज लेके जाना है, अपने नाम करा लेना है। यही जमीन सर्वे जब पिछली बार हुआ था तो जल्दबाजी में कुछ लोगों ने किया था कि भाई के नाम जमीन था वो चाचा के नाम कर दिया। तो कुछ नहीं, उसके बाद भी गवर्नमेंट, वजह से पूरा ग्राउंड लेवल पे बहुत झगड़ा झंझट अभिलाषा मैं आपको बता दूं कि उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बना रखी है। अगर किसी सर्वे में किसी तरीके की गलती पाई जाएगी तो उसके बाद भी सुधार होगा। और इस बार जल्दबाजी नहीं है। सर्वे एक रिपोर्ट हो जाने के बाद 6 महीना बाद पोर्टल पे चढ़ेगा और उसके बाद पोर्टल पे देख के आपको गलत लगता है तो आप उस पे फिर से करिए, वो सुधरेगा।
लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो प्रॉपर कहना है सर, मैं वो बता रही हूँ प्रशांत किशोर कौन होते हैं? अगर कोई गलत बोलेगा, गलत बात बोलेगा तो वो सही नहीं। मैं मानता हूं प्रशांत किशोर बहुत बड़े चुनावी रणनीति बनाने वाले हैं, रणनीतिज्ञ हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार प्रशांत किशोर सही हो। प्रशांत किशोर बिहार वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में फ्लॉप हुए, गलत साबित हुए। लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कितना सीट लाएंगे? अभी वो कह रहे हैं कि हम उपचुनाव का जो टेस्ट है उपचुनाव के माध्यम से करेंगे। जो रामगढ़ का उपचुनाव है वहां वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, और उनका एक नारा है कि इस बार वोट नेता के बेटे के नाम पे नहीं, अपने बेटे के नाम पे दीजिए। तो क्या लग रहा है कितने खरे उतरेंगे? भैया मैं बोलता हूं कि रामगढ़ का अगर चुनाव जीत भी गए, हाँ, एक सीट, तो क्या सरकार बन जाएगी? टू बी प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो सरकार बन जाएगी। उनका कहना है सर कि हम यहाँ जीत जाएंगे तो सब जगह जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये बिहार है। वो कह तो रहे हर विधानसभा का डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है और वहां के चुनाव लड़ने का तरीका भी अलग है, इस बात को याद रखिएगा। हर विधानसभा का अलग है। तो इस बार मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन टफ रहने वाला है। और प्रशांत किशोर मुझे लग रहा है कि बिहार को नहीं समझे हैं और सरकार नहीं गिरने वाली है। मैं क्लियर बात कर दूं, जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, डर कौन रहा? नीतीश जी भी डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आरजेडी भी डर रही है। आरजेडी बकायदा एक लेटर निकालती है और बोलती है कि आप जन सुराज से दूर रहिए। तो ये तो डर ही हुआ ना सर। देखिए नहीं और अभी नीतीश जी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जमीन सर्वे को लेकर और स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, स्मार्ट बिल को लेकर उन्होंने जैसे ही कहा कि इससे अब 6 महीने बाद गांव में, घरों में झगड़ा झंझट होगा और नीतीश की सरकार इससे गिर जाएगी और 25 में वो चुनाव हार जाएंगे, तब से मंत्री जी अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि नीतीश जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जदयू के बाकी नेता है वे चुप्पी साधे हुए हैं। तो देखिए क्षेत्रीय दल का जो भी होता है, आप बिहार में देख लीजिए, एलजीपीआर से कौन बोलता है? रामविलास पासवान का तो लोजपा पार्टी है जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है। चिराग पासवान को छोड़ के कोई बड़ा बयान देता? नहीं। अगर आप जदयू में आइएगा तो जो बहुत बड़ा बयान होता है वो कौन देता? नीतीश कुमार देते हैं। आरजेडी में बड़ा बयान कौन देता है? तेजस्वी यादव देते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी हर राज्य की, और सिर्फ आप बिहार में क्यों जा रहे हैं? आप यूपी चल जाइए, सपा का बड़ा बयान कौन देता है? अखिलेश यादव देते हैं। बीएसपी का बड़ा बयान कौन देता है? मायावती देती है। अब बंगाल चले जाइए, टीएमसी में अगर कोई बड़ा बयान देना हो तो कौन देता है? ममता बनर्जी देती है। आम आदमी पार्टी में अगर कोई बड़ा बयान देना होता था तो कौन देता था? केजरीवाल देते थे। लेकिन तो सवाल ये नहीं है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ये परंपरा है। सिर्फ 2 ही पार्टी है ऐसी जिसमें बड़ा बयान भी कोई अलग नेता दे देता है, बीजेपी और कांग्रेस। अब देखिए पूरा मेरा मामला समझिए। अब मामला प्रशांत किशोर जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी के बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अति उत्साह में हैं। अगर कोई ये पार्टियां डरी हुई हैं, बाकी पार्टियां डरी हुई नहीं है। बाकी पार्टियां अभी तो उतरी ही नहीं है मैदान में। अभी तो उनको ये भी नहीं डिसाइड हुआ कि किसको उम्मीदवार देना किसको नहीं। जिस दिन चुनावी खेल स्टार्ट होगा ना अभिलाषा, तब पता चलता असली खेल। ये जो चुनाव है ना, ये हवाबाजी से नहीं जीता जाता, इसमें खेल होता है, सियासी खेल खेला जाएगा। बीजेपी के सामने, जदयू के सामने, आरजेडी के सामने प्रशांत किशोर जी किस तरह से स्टैंड करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। और एक बात मैं बता दूं आपको, कितना भी कुछ कर लीजिए, इस बिहार में जातिगत समीकरण आप नहीं तोड़ सकते। आपकी बात अच्छी लगेगी लेकिन वोट देगा लोग आरजेडी को, यादव लोग, तो मुस्लिम लोग कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन वोट जब जान देना होगा ना तो कांग्रेस और आरजेडी को जाएगा। तो
एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं, पासवान समुदाय के लोग कितना भी पसंद कर ले हाँ, जनसुराज को, एट लास्टली वोट जाएगा किसको? चिराग, चिराग के तरफ, जिधर चिराग का पार्टी होगा। हाँ। तो एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं हाँ कि जैसे पिछले सालों में, विगत हमने पिछले सालों में देखा कि बिना गठबंधन के बिहार में सरकार जनसुराज अगर किसी को डैमेज करेगी तो वो एनडीए को करेगी, सुन लीजिए, एनडीए को, हाँ, सीधे सीधे। इस बार के चुनाव में जनसुराज एनडीए को डैमेज करेगी, क्योंकि ना ज्यादा वोट टूटने वाला ना मुस्लिम, कितना भी बोल ले। लेकिन कैंडिडेट सर 40 उतार रहे हैं मुस्लिम, 40 वो मुस्लिम, कुछ 70 नहीं होने मुस्लिम वाला है, उतार कुछ रहे हैं। नहीं होने वाला, मेरा बात सुन लीजिए। हाँ, जनसुराज 40 उतार ले चाहे 80 उतार ले, हाँ, एमवाई समीकरण तोड़ना नामुमकिन है बिहार में। इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अभी चुनाव तो आने दीजिए। आप उस दिन गए थे जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी का मीटिंग था, और ओवैसी के खिलाफ जनसुराज की मीटिंग में प्रशांत किशोर बोल गए, कितने मुस्लिम विरोधी हो गए तुरंत कि भैया मैं उनके बात से सहमत हूं, लेकिन ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा बात उनका। आप बात समझ रहे हैं? अभी ये स्टार्ट है, बाद में बहुत सारी चीजें आएगी। तो यादव इतने समर्थन कैसे कर रहे? वो तो तेजस्वी यादव किसका समर्थन नहीं दिए हैं? बिहार के इतिहास के चुनावी इतिहास को उल्टा लें। आप अभी कह रहे हैं एमओआई समीकरण, मैं आपको बता दूं, यादव समुदाय चुनाव के एक दिन पहले तक विपक्षी दल का झंडा भी डोरा है इसी बिहार में, मैं देखा हूं। लेकिन वही लोग वोट देते हैं आरजेडी को। तो यादव घूम रहा है पीछे, खा रहा है साथ में, तो इसका मतलब ये ना समझे जनसुराज के लोग कि वोट मिल जाएगा। फैक्ट मैं बोल रहा हूं, खराब लगेगा लोगों को, लेकिन यही सत्य है। एनडीए और सरकार उरकार गिर नहीं रही है मेरे दोस्तों। लेकिन एनडीए में तो हर अब देखिए, सरकार तब गिरेगी ना जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार गिरेगी। सुन लीजिए, जब टीडीपी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट होगी, जब जदयू अगेंस्ट होगी, और एलजीपीआर, ये तीन पार्टी जब केंद्र में सरकार गिराने के लिए सहमत हो जाएगी, तभी बिहार में भी सरकार गिरेगी, और जो कि अभी दिख नहीं रहा। लेकिन सर एक तरफ आप देखिए, चिराग का भी अनबन चल रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी से, एलजेपीआर का भी अनबन चल रहा है, एलजेपीआर का जदयू में भी कुछ न कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं। कल मैं शीर्ष नेता से बात किया, खुद मैं बात किया हूं चिराग से, खुद इसी अटकलों के बीच में। एक तरफ लोग बोलते हैं कि चिराग का मतभेद चल रहा है, दूसरे तरफ चिराग जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, जेपी नड्डा से, अमित शाह से मिलते हैं। उसके बाद बयान भी आता है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। लेकिन सर भाई, नीतियों का विरोध हो सकता है किसी एक बात पे, क्या मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम आपके साथ हैं तो आप मेरे किसी नीति का विरोध ना करें। नीति का अगर कोई विरोध कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, इसका मतलब थोड़ी साथ छूट गया। लेकिन सर सरकार में रहकर और उसी के मंत्री बन के रहना, ये तो जिम्मेदारी होती है एक मंत्रियों की ना, कि हम सरकार के पक्ष में रहें। पक्ष में नहीं तो कहां भी पक्ष में। लेकिन ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है, समझिए बातों को। ये मीडिया ट्रायल है, कुछ नहीं होने वाला है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं, उनमें एक खासियत है कि अगर आपकी जरूरत है तो आपको किस तरह से रखना है वो उनको आता है। नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू क्यों ना हो, ये लोग चाह के नहीं छटक सकते हैं। चिराग जी थोड़ा सा उल्टा सीधा बोले, देखे ना क्या क्या आरोप आया, रेप केस का मामला आ गया ना मीडिया में, आ गया ना कि बीटेक नहीं किए हुए हैं, ठंडा गया तुरंत। तो नहीं हो सकता। बीजेपी का साजिश होता है क्या, खेल होता साजिश नहीं, उनको पता है। बीजेपी के ही किसी नेता या कार्यकर्ता ने इस अफवाह को फैलाया था, ये याचिका दायर की थी, तो क्या ये बीजेपी के कुछ किया हुआ है पीछे से गड़बड़? देखिए, बीजेपी का नहीं, बीजेपी जानती है कि किस तरह से मनाना है। मानिएगा तो ठीक है, नहीं तो मना देगी, सीधी बात, तो नो एक तरह बकवास। से पीछे से तो बीजेपी ही उंगली करती है। कुछ भी, अरे ये तो राजनीति का खेल है।
बस मैं इसलिए आपके साथ बैठा हूं कि सरकार नहीं गिर रही है, क्लियर हो जाए आप लोग। सरकार गिरने वाली होगी तो सबसे पहले ब्रेकिंग मारूंगा मैं, क्योंकि आप भी जानती हैं अभिलाषा, हर पार्टी में मेरे लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। इस बीच में इन दोनों के बीच में जितने खेलने वाले हैं सब हैं। मैं किनसे नहीं बात किया हूं, आरजेडी में मृत्युंजय तिवारी जी से भी बात किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट अगर होगा तो आपको डेट टाइम बताऊंगा पिछली बार की तरह। तो इस बार सरकार नहीं गिर रही है। चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी पार्टी मजबूत होकर निखरेगी? क्योंकि तीसरा विकल्प मैं बता देता हूं, आज के समय में अगर चुनाव हो जाए तो आरजेडी सरकार बनाएगी, आरजेडी सरकार बनाएगी। आने वाले समय में क्या होने वाला ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात और है सर कि जिस तरीके से कुछ जो जनता हमसे मिले, हमने देखा कि जो अनुकंपा आश्रित छात्र हैं, अनुकंपा आश्रित लोग हैं, जो चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, चाहे फिर वो कृषि विभाग के हो, या फिर वो किसी मेडिकल लाइन से हो, उन लोग सारे अगर सत्ता पक्ष नहीं सुन रही है और विपक्ष के पास वो लेके आ रहे हैं कि सर हमारी मांगों को आप सदन में उठाइए या सरकार से अपील कीजिए, तो उन्हें बकायदा वहां से कार्यालय ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि आरजेडी ऑफिस में जिस प्रकार से अनुकंपा आश्रित जो छात्र थे शिक्षा विभाग के, वो गए तो उन्हें बकायदा तेजस्वी जी के आते ही वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तो एक ये जन आक्रोश दिख रहा है, आंदोलन हो रहा है। एक तरफ आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के खिलाफ। दोनों के पक्ष होता है। देखिए, जब भी आंदोलन होता है, लेकिन राजनीति में जब भी आंदोलन होता है, हाँ, उसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को मिलता है। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि हम चलो सत्ता पक्ष नहीं सुन रहे, हम बहुत आस से विपक्ष के पास आए थे, तो आज ये हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो कल जीत कर ये हमारी बात क्या सुनेंगे? उनका सीधे तौर पे ये कहना है। आपका ये बड़े मात्रा पे दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि सरकार बन जाएगी विपक्ष की सरकार? देखिए, सरकार बनना, अभिलाषा बात समझिए, मुद्दा उठाना और चुनाव लड़ाना और चुनाव जीतना, ये तीनों अलग अलग विषय है राजनीति में। एक मुद्दा किसी सरकार को गिरा नहीं सकता जब तक चुनाव लड़ाने वाला और जिताने वाला फॉर्मूला आपके पास ना हो। और रही बात, एक हर सीट का अलग अलग अपना फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला लेकर आप सब सीट नहीं जीत सकते, नहीं तो कई पार्टियां सब सीट जीत जाती। अब सवाल उठता है कि यहां पे 2025 में कौन सी पार्टी जीतेगी। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस बार का चुनाव जो होगा उसमें जनसुराज जो है बीजेपी एनडीए को डेंट करेगी, जीते नहीं पाएगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो 5 से 7 सीट जनसुराज 5 से 7 सीट मैक्सिमम। लेकिन क्रेज नहीं, ये स्कैम है। हाँ। आजकल के जो वोटर्स हो गए ना, वो बहुत तेज हो गया। जो एमओआई वोटर्स हैं, हाँ, वो अभी सपोर्ट करेंगे जनसुराज को। बात हाँ, समझिए मेरा, हाँ, कि जनसुराज और मजबूत दिखे, क्योंकि जब तक जनसुराज मजबूत नहीं दिखेगा तब तक एनडीए का वोट में वो डेंट नहीं कर पाएगा। और जैसे ही एनडीए के वोट में डेंट लगने लगा, एमवाई समीकरण अपना खेल कर जाएगा। और चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन यही रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार बना ली। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।